जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th और आप सबके लिए पॉलिटिकल साइंस से टॉप 10 MVBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिसमें आपको शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन होने वाले हैं और यह सेट 1 है। अगर आप 1 से लेके 10 तक सेट कर लेते हैं तो आपको बोर्ड परीक्षा में 100% इस 10 सेट से ही प्रश्न आएंगे। तो जरूर आप 10 का 10 सेट देखिएगा और सेट 1 में आपको बहुत ही मजा आएगा। तो शुरू से लेके अंत तक जरूर बने रहेंगे और चैनल पे फर्स्ट बार है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा। टेलीग्राम जो है ना आपको 100% ज्वाइन करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको टेस्ट होता है और टेस्ट के माध्यम से आप अपना तैयारी पता कर सकते हैं कि आप कितने लेवल में। टेलीग्राम का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वहां से आप टेलीग्राम डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको आर्ट्स का ऑल PDF नोट चाहिए, जिसमें सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, मॉडल पेपर हो, क्वेश्चन बैंक है, सारा का सारा चीज अगर आपको चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र आपको थोड़ा सा पैसा चार्ज लगेगा, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और आपको उम्मीद दिलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आपको 99% आपको याद हो जाएगा। अगर अच्छे से देखते हैं, 1 से 2 बार अगर आप इसी वीडियो को देखते हैं तो हम तो उम्मीद दिलाते हैं कि आपको 99% याद हो जाएगा। 1% आप क्यों याद नहीं होगा? क्योंकि 1% आपको खुद भी दिमाग लगाना होगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं और आपको समझाएंगे इतना मस्त तरीका से, कहिएगा सर बहुत ही मजा आया, ठीक है। चलिए यहाँ पर 1 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि शीतयुद्ध क्या है या शीतयुद्ध से आप क्या समझते हैं, शीतयुद्ध के बारे में आप क्या जानते हैं। इस तरह से आपको प्रश्न पूछेगा। उससे देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है, यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है शीतयुद्ध। शीतयुद्ध के आगे अगर आपको कुछ भी दिया रहा है तो ये उत्तर लिख दीजिएगा, तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। कितना? 2 नंबर मिल जाएगा। और देखिए उत्तर कैसे हम दिए हुए और कितना मजेदार तरीका में दिए। देखिए क्या कह रहा है उत्तर में, क्या कह रहा है कि शीतयुद्ध का अर्थ यह है कि जब 2 देशों के बीच तनावपूर्ण स्थिति हो। क्या कह रहा है कि जब शीतयुद्ध का अर्थ यह होता है कि जब 2 देशों के बीच तनावपूर्ण स्थिति हो, ऐसा लगे कि युद्ध होने वाला है लेकिन युद्ध ना हो, उसे ही हम शीतयुद्ध कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में समझिए, ये राम है, ठीक है, और ये कौन है? श्याम है। हम एक एग्जाम्पल में समझा रहे हैं। और ये मान लीजिए USA है और ये समझ लीजिए USSR, इसके नाम पर चलता है। ये राजा हो गया, यहाँ के राजा ये है, ठीक है। और ये दोनों के दोनों बहुत ही महाशक्तिशाली है। दोनों के दोनों क्या है? महाशक्तिशाली है। और दोनों के बीच में क्या हो रहा है? तनावपूर्ण स्थिति हो रहा है। यहाँ पर हम थोड़ा सा हाईलाइट करते हुए समझाएंगे। यहाँ पर क्या हुआ? तनावपूर्ण स्थिति का क्या अर्थ हो गया? मतलब मारपीट नहीं हो रहा है और बोली चाली से ही सब चीज हो रहा है, तनावपूर्ण स्थिति है। और ये दोनों के दोनों देश क्या है? महाशक्तिशाली है। तो उसे हम क्या कहेंगे? शीतयुद्ध कहेंगे। जैसे अगर आप गांव में देखिएगा, लड़का लड़का रहता है या लड़की लड़की में ले लीजिएगा, तो वहां पर झगड़ा होता रहता है ना, तो क्या करता है? दोनों में गाला गलौज होता है, लेकिन वो मारपीट नहीं होता है। उसे हम क्या कह सकते हैं? शीतयुद्ध कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हैं कि अभी वर्तमान में भारत और चीन के साथ ऐसा ही तनावपूर्ण स्थिति था। अभी वर्तमान कुछ देर पहले ही बात है, ऐसा लग रहा था कि दोनों देशों में युद्ध होने वाला है, लेकिन युद्ध नहीं हुआ, तो यही शीतयुद्ध कहलाया। समझ गए? समझ गए ना? ये समझ में 100% मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज आप लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, 2 नंबर प्रश्न को समझिएगा अच्छी तरह से। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि गुट निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? गुट निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं या गुट निरपेक्ष के बारे में आप क्या जानते हैं? देखिए हम जस्ट आपको एक सवाल समझाते हैं। अगर आपको गुट निरपेक्ष मिला और उसके आगे जो भी सवाल रहे फिर भी आप ये आंसर देंगे तो आपको मिल जाएगा 2 नंबर, ठीक है। तो अपने मन से सोचिएगा थोड़ा सा। हम वही बोले हैं कि 1% आपको खुद से भी दिमाग लगाना होगा, ठीक है। तो उत्तर में क्या लिखा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व 2 महाशक्तियों में विभक्त हो गया। जस्ट अभी आपको बताए थे USA और एक था USSR, जो कि 1939 से लेके 1945 तक क्या हुआ था? ये द्वितीय विश्व युद्ध चला था। और उसके बाद क्या हुआ? ये द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति होने के बाद ये USA और USSR ये क्या हुआ? विभक्त हो गया, मतलब कि बंटवारा हो गया दोनों का। जो देश नए स्वतंत्र हुए थे वो नहीं चाहते थे कि हम किसी गुट में शामिल हो, नहीं चाहते कि जैसे भारत हो गया, वो नहीं चाहते थे रूस अमेरिका में शामिल हो और नहीं चाहते थे रूस में शामिल हो। और उन्होंने एक गुट खोला और क्या किया? उन्होंने एक नया गुट खोला जिसे क्या नाम दिया? गुट निरपेक्षता कहते हैं। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसमें? गुट निरपेक्ष में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। फिर से एक पॉइंट को देखते हुए चलेंगे। क्या कर रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 महाशक्ति कौन कौन हो गया? USA और USSR क्या हुआ? विभक्त हो गया, बट गया कह सकते हैं या टूट गया कह सकते हैं।
और जो देश नए नए स्वतंत्र हुए, कौन भारत हो गया और भी कोई देश सब जो है वो स्वतंत्र हुए थे, वो नहीं चाहते थे कि हम अमेरिका में शामिल हो और नहीं चाहते थे रूस में शामिल हो। तो उन्होंने क्या किया, एक नया गुट खोला जिसका नाम क्या था, गुट निरपेक्षता। इस प्रकार आप इसे सब्जेक्टिव में बहुत ही अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। अगर हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन हम तो 100% यही कहेंगे कि आप क्या कीजिए, अपने कॉपी में नोट करते हुए चलिए। जितना अच्छा अगर आप कॉपी में नोट करते हैं उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब 3 नंबर प्रश्न में देखा है क्या लिखा है, 3 नंबर प्रश्न में देखिएगा अच्छे से। यहाँ पर क्या कह रहा है कि नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, या नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं, नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था कहाँ लागू किया गया, किस सब करे, ये सब अगर आपको पूछा जाए तो इस प्रकार का उत्तर दीजिएगा तो आपको 2 नंबर कोई नहीं रखेगा, ठीक है। देखिए उत्तर में क्या लिखा है कि नई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का अभिप्राय है कि विकसित देशों से, किसे है, विकसित देशों से है, विकासशील देशों में खाद्य सामग्री पहुंचाना, साधनों को भोजन न्याय दिलाना, या साधनों को भेजना, न्याय दिलाना, क्या है, न्याय दिलाना, कम विकासशील देशों को उचित अधिकार दिलाना। समझिएगा इसमें क्या कर रहा है। नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अर्थ है विकसित, जो देश विकसित हो गया, क्या है, विकसित, उस देश से अभिप्राय, ठीक है। और वो जो विकसित देश है ना, वो जैसे भारत भेजेंगे, वो गरीब देश, थोड़ा मान लीजिए कोई चीन, चीन हो गया, इसमें हम ले सकते हैं। तो जो देश विकसित रहेगा वो उसे क्या दिलाएंगे, न्याय दिलाएंगे, उसे भी न्याय दिलेंगे। और अनेक प्रकार के संसाधन हो गया, खाद्य सामग्री हो गया, खाने वाली चीज हो गया, ये सब उनको देंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था कहेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब देखिए 4 नंबर में क्या कर रहा है, 4 नंबर प्रश्न को अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर क्या कर रहा है, 4 नंबर प्रश्न को हम और आपको समझा देते बढ़िया से कि परमाणु अप्रसार संधि क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसे जरूर आप रट लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया, ठीक है। उत्तर में देखिए लिखना है कि यह संधि केवल परमाणु शक्ति संपन्न देशों को अणु बम रखने की अनुमति देती है। क्या रखती है, ये जो परमाणु बम है उसे क्या रखने की अनुमति देती है। नहीं कहते हैं कि हम तुमको ये मकान है और उसका अनुमति देते हैं कि तुम उस पे हुकूमत करो, मतलब किसे, कोई और हुकूमत नहीं कर सकता है। और बाकी देशों को ऐसा हथियार हासिल करने से, और बाकी देश जैसे हो गया दूसरा जो देश होगा, उन दो दूसरे देशों को क्या किया था, ऐसा जो परमाणु बम है उसे बनाने या हथियार हासिल करने के लिए रोकती थी, ठीक है। 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु हथियार बनाने एवं रखने वाले देशों को इस संधि में रखा गया है, जिसमें मूल 5 देश शामिल है, जैसे अमेरिका हो गया, रूस हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया और चीन। इस संधि को 1995 में अनियमित काल के लिए बढ़ा दिया गया था, ठीक है। तो इस तरह से आप चाहे तो अच्छे से याद कर लीजिएगा, मेन मेन पॉइंट यही सब है। जितना अच्छे से अगर आप बार बार रिपीट करेंगे तो उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न में क्या करा है। 5 नंबर प्रश्न को अच्छे से समझेगा और 5 नंबर प्रश्न भी मुझे उम्मीद है समझ में आ जाएगा, ठीक है। 5 नंबर जी क्या कह रहा है कि बर्लिन दीवार पर टिप्पणी लिखे है, ठीक है, बर्लिन की दीवार पर टिप्पणी लिखे। चलिए अब इसके बारे में समझते हैं, बर्लिन की दीवार के बारे में। थोड़ा सा मुझे क्या होता है, खांसी वगैरह होने लगता है, कंठ में जलन फील होने लगता है, उसके लिए हम थोड़ा सा पढ़ाने में सक्षम नहीं हो पाते, ठीक है। फिर भी हम क्या करते हैं, आप सबके लिए वीडियो लाते हैं, ठीक है। चलिए उत्तर में देखिए क्या लिखा है कि शीतयुद्ध के सबसे सरगम दौर में बर्लिन दीवार 1961 में खड़ी की गई थी। क्या है सरगम दौर, यहाँ पर सरगम जो दौर है मतलब कह सकते हैं वह जो दौर जो कि बहुत ही खतरनाक समय था। क्या हो सकता है, वह जो दौर सबसे खतरनाक दौर था, उस टाइम किया गया था, बर्लिन दीवार की स्थापना की गई थी या खड़ी की गई थी, ठीक है। यह दीवार शीतयुद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक था, यह दीवार शीतयुद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक था। जैसे ये हो गया यूएसए और ये से बगल ले सकते हैं यूएसएसआर, ये क्या था, सबसे बड़ा प्रतीक था दोनों ओर के। 1789 में पूर्वी जर्मनी के आम जनता ने इस दीवार को गिरा दिया। क्या किया, तो या 1989 में क्या किया, पूर्वी जर्मनी की आम जनता, आम मतलब कि कोई जो आदमी जो होता है वो सब क्या किया, उस दीवार को गिरा दिया। इसका परिणाम दूसरी दुनिया का अंत और शीतयुद्ध की समाप्ति और हुई, क्या हुई, समाप्ति हुई, और जर्मनी का 1990 में एकीकरण हुआ। देखिए इस पॉइंट को थोड़ा सा और हम अच्छे से समझाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा पॉइंट पे फोकस करके हम क्या करते हैं, आपको समझाते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रश्न को देखिए क्या कर रहा है, लाल ले लेते हैं, ठीक रहेगा। शीतयुद्ध के सबसे सरगम दौर, सरगम की समझ आ गया होगा। ये सबसे पहले पूछा जाएगा कि बर्लिन दीवार की स्थापना कब की गई थी, तो 1961 में की गई थी, यह खड़ी की गई थी, ठीक है। और यह जो था शीतयुद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक था, क्या था, शीतयुद्ध का सबसे बड़ा क्या था, प्रतीक था। लेकिन क्या क्या 1989 में पूर्वी जर्मनी के आम जनता ने उस दीवार को गिरा दिया।
इसका परिणाम क्या हुआ? दूसरी दुनिया का अंत। मान लीजिए इसका अंत हो गया, क्या हुआ? इसका अंत हुआ किसके? बर्लिन की दीवार गिराने से। और शीतयुद्ध की समाप्ति होगी और यही इसके साथ एक मर गया तो एक ही बचेगा। तो यहाँ क्या हुआ? शीतयुद्ध की समाप्ति हुई और जर्मनी का एकीकरण भी कब हुआ था? 1990 में हुआ था। इस पॉइंट का आप जरूर अच्छे से नोट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने जो आगे प्रश्न है उस प्रश्न को समझिएगा अच्छे से। और यहाँ पर क्या कह रहा है 6 नंबर में कि ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन करें। ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन करें, जो कि सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। 2 नंबर में कितने? 2 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। जरूर इसे अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। उत्तर में क्या लिखा है कि ग्राम पंचायत ग्राम सभा की कार्यपालिका होती है। क्या होती है? ग्राम पंचायत ग्राम सभा की क्या होती है? कार्यपालिका होती है। ग्राम पंचायत के अनेक कार्य है जिसमें पंचायत क्षेत्र के लिए वार्षिक योजना तैयार, कृषि, पशुपालन, सड़क एवं ग्रामीण स्वच्छता से संबंधित सभी पहलुओं पर ध्यान देना आदि ग्राम पंचायत कृषि की उन्नति के उत्तम खाद और उत्तम औजारों का प्रबंध करती है। इस प्रश्न को हम फिर से आपको समझाते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आए। देखिए ये जो ग्राम पंचायत का जो मुख्य कार्य होता है, जैसे नहीं कहते कि ग्राम पंचायत जीत गया है, ग्राम पंचायत में वो जीत गया है, तो उसका जो मुख्य कार्य क्या हो सकता है? तो उसका जो अनेक कार्य है, अनेक कार्य का मतलब कि वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए वार्षिक योजना तैयार करना है। क्या करना है? वार्षिक योजना तैयार करना। कृषि के मामले में जैसे हो गया फसल उसल बारे में हो गया, ये सबको लाना, ठीक है। वहीं पर बात करें पशुपालन, पशुपालन जो बकरी भैंस वो सब उसका पालन करना, सड़क निर्माण करना बहुत अच्छे तरह से रहना चाहिए। ग्रामीण स्वच्छता मतलब कि ग्राम में जितने भी गंदगी सब है उसे साफ सुथरा करवाना है। इन सब पहलुओं पर ध्यान देते हैं कौन? ग्राम पंचायत देते हैं, ठीक है। याद रखिए, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे जरूर आप याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ये जो प्रश्न देख रहे हैं 7 नंबर प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भाषा नीति क्या है। क्या करा है कि भाषा नीति क्या है? उत्तर में आपको लिखना है कि भारत वास्तव में विविधतापूर्ण देश है। बिल्कुल सही बात है। क्या है? भारत विविधतापूर्ण देश है जहां 114 से अधिक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। 114, सोच सकते हैं कि 114 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। और ये आपके लिए बहुत ही आश्चर्यजनक होगा कि सर 114 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। सही बात है। इसमें सभी भाषाओं को प्रति आदर होना चाहिए, मतलब कि 114 जो भाषाओं है उन सभी भाषाओं को प्रति आदर होना चाहिए, जो कि सभी का मिल जा रखे होंगे, ठीक है। ये सब मिलकर हमारी भाषाई विरासत को समुद्र बनाती है। और 114 के 14 भाषा मिलकर क्या बनाती है? समुद्र बना देती। नहीं होती कि बड़ा बड़ा फैल एकदम, तो वो क्या बनाती है? समुद्र बनाती है। तथा उन्हें साथ विकसित होने में मदद करती है। और जो हमारे भाषा है उनको विकसित होने में क्या करती है? मदद करती है। अतः प्रमुख भाषाओं को समाहित करने की नीति ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया है। भारतीय संविधान में 22 प्रमुख भाषाओं को सम्मानित किया गया है। जैसे देखिए भारतीय संविधान में जो टोटल जो भाषाओं का ज्ञान किया गया है, यहाँ पर थोड़ा सा मेन पॉइंट यहाँ पर है, थोड़ा सा यहाँ पर पॉइंट का देखिए ध्यान दीजिए कि भारतीय संविधान में है ना, उसमें टोटल 22 भाषा को, और टोटल भाषाओं कितने बोले जाते हैं? 114 भाषा बोले जाते हैं। लेकिन भारतीय संविधान में कितने भाषाओं का तो टोटल 22 भाषा को क्या किया जाता है? प्रमुख भाषा का सम्मानित किया गया है। जैसे हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, बांग्ला हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया, उर्दू हो गया आदि। यही भाषा नीति है। क्या है? यही भाषा नीति है। इसे अपनाकर राष्ट्रीय एकता को सबल बनाया जा सकता है या गया है, ठीक है। तो इस प्रकार का अगर आप पॉइंट को अगर पढ़ते हैं तो हम तो उम्मीद दिलाते हैं कि सब्जेक्टिव तो यहीं से रहेगा। अगर आप 200 के 200 सेट देख लेते हैं तो, और उससे भी बड़ी गुड न्यूज ये है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर आप 1 से लेके 10 तक मॉडल पेपर देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं? मॉडल पेपर, जो कि हम आपको कराए हुए हैं ऑब्जेक्टिव के नाम पे, तो वो अगर आप देख लेते हैं तो और अच्छी बात रहेगा। तो हम जरूर कहेंगे देख लीजिए, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, आगे का भी देखते हैं। क्या करें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता के क्या कार्य है? लोकसभा में विपक्ष, विपक्ष मतलब कि जैसे ये नेता है, ठीक है, और ये भी नेता है, तो ये जीत गया तो ये हो गया, वो तो अलग नेता हो गया, और जो नहीं जीता वही विपक्ष कहलाता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे क्या क्या होता है, ठीक है। तो देखिए क्या करा कि लोकसभा में विपक्षी दल के नेता का कार्य सत्ताधारी दल के कार्यों की आलोचना करना है। आलोचना मतलब कि इसके बुराइयां शिकायत वो सब फलना चिल्ला करना, ठीक है। इसके नियंत्रण सत्तारूढ़ दल संगम रहता है। सिद्धांततः लोकतंत्र में विपक्षी दल होना जरूरी होता है। लोकसभा में विपक्षी दल के कार्य सत्तारूढ़ दल या
सोचने के लिए बाध्य होते हैं, उसके द्वारा कोई गलत कदम न उठे ताकि विपक्षी दल उस कार्य का लाभ उठाकर जनता को अपने पक्ष में कर ले। देखिए अब क्या होता है, यहाँ पर ये जो लोकसभा का होता है वो अलग बात हो गया। तो वो जो ऐसा गलती काम ना करे, गलत काम मतलब कि कोई बोल दे फला चला ऐसा ऐसे, तो वो गलत काम ना करे जिससे क्या हो, ये विपक्षी वाला जो है, विपक्षी वाला वो उसका मौका का फायदा उठा के जनता को अपने तरफ कर ले, यही कुछ होता है। तो इसे अगर आप याद करिएगा तभी थोड़ा सा अच्छा होगा, ठीक है। अब देखिए 9 नंबर में क्या करें, 9 नंबर प्रश्न को अच्छे से समझिएगा कि भारत में दलीय व्यवस्था पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, या भारत में दलीय व्यवस्था के बारे में आप क्या समझते हैं, भारत में दलीय व्यवस्था के कौन कौन सा प्रकार है, इन सब बारे में आप लिख के अच्छा खासा नॉलेज अपन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करा उत्तर में कि भारत में बहुदलीय व्यवस्था का प्रावधान है। भारत में क्या है, बहुदलीय। बहुदलीय का अर्थ क्या होता है, जैसे यहाँ पर एक हो गया वोट होने वाले, जैसे क्या होता है मुखिया का, ठीक है, मुखिया का होने वाला है, इसमें 1 2 3 4 5 बहुत सारे कैंडिडेट खड़ा होते हैं, लेकिन जीते कितने हैं, एक है। इसमें जो भी आदमी खड़ा हो या बैठ सकता है उसे हम बहुदलीय व्यवस्था में प्रतिनिधित्व कह सकते हैं। बहुदलीय व्यवस्था के अनुसार यहाँ पर बहुत से दलों का संगठन है, बहुत से दलों का संगठन, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसमें हिंदू इसमें जाति धर्म पर भी आता है, ठीक है। भारत में किसी एक दल का वर्चस्व नहीं है, भारत में क्या है, एक दल का वर्चस्व नहीं है, बिल्कुल सही बात बोला है। चुनाव के दरमियान बहुत सारे नेता निर्वाचन में भाग लेते हैं, जिस दल को ज्यादा मत प्राप्त होता है वही सत्तारूढ़ होते हैं, और जिसको सत्तारूढ़ दल कम मत प्राप्त होता है वह विपक्षी दल की मान्यता दी जाती है। जस्ट अभी आपको हम बताए थे कि एक ये होता है, एक ये होता है, जो जीतता है वो क्या कहलाते हैं, सत्तारूढ़ दल कहलाते हैं, और जो नहीं जीतते हैं वो विपक्षी दल कहलाते हैं। तो इस तरह से आपका जो है वर्चस्व है, इसके बारे में समझ सकते हैं। और भारत में मात्र भारत क्या है, यहाँ पर एक प्रश्न यहाँ पर बनता है, क्या कहता है, भारत में किसी एक दल का वर्चस्व नहीं है। भारत में क्या है, एक दल का वर्चस्व नहीं, वो चाहे तो कोई भी खड़ा हुआ होकर जीत सकता है, अगर उसमें अगर पावर है तो, ठीक है। अब 10 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है कि भारत की राजनीतिक में जाति की भूमिका का वर्णन करें। हम इस प्रश्न को MVVI के टारगेट देते हैं, ठीक है, क्योंकि आज तक ऐसा कभी बोर्ड एग्जाम हुआ नहीं है क्लास 10th और 12th में कि इसमें जाति पर प्रश्न पूछा हो। जाति में 100% पूछेगा तो पूछेगा, ठीक है। तो इसे आप किसी न किसी तरह से आप याद कर लीजिए, जाति में हमेशा पूछता ही पूछता है, ठीक है। तो उत्तर में देखिए क्या कह रहा है कि भारत की राजनीतिक में जाति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज विभिन्न समाज नीति दलों में उसी कोटि को टिकट दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा माना जाता है कि जाति विशेष वह व्यक्ति अपने जाति के लोगों का कार्य करेगा, लेकिन यह सिर्फ भ्रम है। बहुत सारे उदाहरण मौजूद है जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि जीतने के बाद नेता लोग क्या करते हैं, अपना रंग रूप बदल लेते हैं, कहते कुछ और है, करते कुछ और है, ठीक है। इस प्रकार के पॉइंट है, थोड़ा सा और आपको समझाते हैं, ठीक है। देखिए आप जैसे मान लीजिए थोड़ा सा जाति पे बात करते हैं, थोड़ा सा जाति पे बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जाति पर प्रश्न पूछा है। तो जैसे मान लीजिए कोई होता है राजपूत होता है, ठीक है, कोई राजपूत हो गया, कोई होता है कोई छोटा जाति भी होता है, छोटा जाति लिख देते हैं, कोई होता है क्या कहते हैं, कोई भी होता है, यादव लिख सकते हैं। ये सब जो जात हो गए, ठीक है, ये सब कितने टोटल जात हो गए। अब मान लीजिए अब एक आदमी जैसे राजपूत का एक आदमी खड़ा हुआ, तो क्या करेगा, राजपूत के लोग ज्यादा उसे वोट देंगे, ठीक है, और छोटा आदमी के जो आदमी खड़ा होंगे तो उसे बड़ा आदमी नहीं देंगे। तो वो होता है किसमें, भारत में। और अब हम भी सब क्या करते हैं, चाहे हम हो या आप हो, वो क्या करते हैं, अपने लोगों को ही वोट देते हैं। क्यों, क्योंकि वो जीतेंगे तो मेरा काम करेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ही रॉन्ग बात है, ये नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। और सेट 2 हम जरूर आप सबके लिए जल्दी लाएंगे, इतना उम्मीद दिलाइए। अगर आपको सेट 2 चाहिए तो जरूर आप कमेंट करके बताइए। और मॉडल सेट क्या है, मॉडल सेट 1 से लेकर 10 तक जरूर देख लीजिए ऑब्जेक्टिव का, जिसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपको सेट 2 चाहिए तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू।